कहानी की शुरुआत मैथ्यू नाम के एक लड़के से होती है। वह हमेशा अकेला रहता था और अपनी पहली नॉवल समवन फ्रॉम बिहाइंड को पूरा करने में लगा हुआ था। वह एक अनाथ लड़का था जिसका सपना एक बड़ा राइटर बनना था। मैथ्यू की सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि उसकी नॉवल किसी पब्लिशर को पसंद आ जाए। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी और उसकी पैसों की हालत पूरी तरह बदल सकती थी। हर दिन मैथ्यू मजदूरी का काम करता था। वह एक कार्गो ट्रक के साथ सामान ढोने का काम करता था। उसका काम अलग अलग जगहों पर सामान पहुंचाना और उठाना होता था। कभी उसे खाने का सामान उठाना पड़ता था तो कभी कपड़ों के बड़े बड़े डिब्बे। कई बार उसे रेस्टोरेंट का कचरा तक उठाना पड़ता था और कभी कॉलेज स्टूडेंट्स का सामान भी ले जाना पड़ता था। एक दिन मैथ्यू यूनिवर्सिटी कैंपस में डिलीवरी देने पहुंचता है। तभी उसकी नजर एक फेमस नॉवेलिस्ट पर पड़ती है जो लिटरेचर स्टूडेंट्स को सेमिनार दे रही होती है। उस राइटर का नाम एलिस होता है। एलिस बहुत खूबसूरत और जवान दिखती है। उसे देखते ही मैथ्यू उसके प्यार में पड़ जाता है। ये बिल्कुल पहली नजर वाला प्यार था। मैथ्यू लगातार एलिस को देखता रहता है। तभी उसका दोस्त उसे अचानक पकड़ DDH कर हकीकत में वापस ले आता है। वह उसे याद दिलाता है कि वे सिर्फ मजदूर लोग हैं। ये सुनकर मैथ्यू हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वापस अपने काम में लग जाता है। लेकिन उसके मन में एलिस की तस्वीर लगातार घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को पब्लिशर की तरफ से जवाब मिलता है। वह बहुत उम्मीद से लेटर खोलता है लेकिन उसकी नॉवल रिजेक्ट हो चुकी होती है। ये खबर सुनते ही मैथ्यू की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसने इतने समय तक मेहनत की थी लेकिन सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया था। फिर भी मैथ्यू हार नहीं मानता। वह पब्लिशर को फोन करता है और पूछता है कि उसकी राइटिंग में क्या कमी थी ताकि वह उसे सुधार सके। लेकिन पब्लिशर उसकी बात सुने बिना ही फोन काट देता है। मैथ्यू उदास हो जाता है लेकिन फिर भी उसके अंदर राइटर बनने का सपना खत्म नहीं होता। अगले ही दिन मैथ्यू फिर काम पर चला जाता है। इस बार उसे एक अपार्टमेंट साफ करने भेजा जाता है जहां एक बूढ़े आदमी की 2 दिन पहले मौत हो चुकी होती है। अपार्टमेंट का मालिक मैथ्यू और उसके साथी को बताता है कि वह बूढ़ा आदमी पिछले 35 सालों से वहीं अकेला रह रहा था और उससे मिलने कभी कोई नहीं आया। मालिक उन्हें कहता है कि कुछ फर्नीचर चैरिटी में भेज देना और बाकी बेकार सामान फेंक देना। इसके बाद मैथ्यू उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है। कमरे के अंदर चारों तरफ किताबें, अखबार और अलग अलग चीजें पड़ी होती हैं। ये देखकर साफ पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था। मैथ्यू सामान को प्लास्टिक बैग्स में भरना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम लियन था। उसे एक पुरानी फोटो भी मिलती है जिसमें जवान लियन सोल्जर की वर्दी में दिखाई देता है। वह अल्जीरिया की लड़ाई में हिस्सा ले चुका था। तभी अचानक ऊपर रखी एक पुरानी लेदर बुक नीचे गिर जाती है। मैथ्यू डर जाता है लेकिन फिर उत्सुक होकर उसे खोलता है। वह किताब असल में लियन की पर्सनल डायरी होती है। जब वो अल्जीरिया में फ्रेंच सोल्जर था उसने उसे तब लिखा था। मैथ्यू डायरी पढ़ना शुरू करता है और तुरंत समझ जाता है कि उसकी राइटिंग बहुत शानदार है। उसमें लियोन की जिंदगी को बेहद बेहतरीन तरीके से लिखा गया था। उस डायरी में उसकी पहली हत्या से लेकर अफ्रीका के बैटलफील्ड में उसके डर और बेचैनी तक सब कुछ लिखा हुआ था। घर वापस आने के बाद भी मैथ्यू नई नॉवल लिखने की कोशिश करता रहता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसी कहानी कैसे लिखे जो लोगों के दिल को सच में छू सके। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों ना लियोन की डायरी के आधार पर एक नई नॉवल लिखी जाए। उस डायरी में लियोन की सोल्जर वाली जिंदगी लिखी होती है। उसमें युद्ध का डर, अंधेरा और इंसानों के अंदर चल रही लड़ाई को बहुत गहराई से दिखाया गया था। उसमें बताया गया था कि कैसे लोगों के हाथ पाप से लाल हो चुके थे और कैसे लियोन अपने आदेश और अपने दिल के बीच फंसा हुआ था। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि औरतें और बच्चे भी शिकार बन रहे थे। अल्जीरिया का वह संघर्ष बहुत दर्द और डर से भरा हुआ था। मैथ्यू कई दिनों तक लियोन की कहानी को दोबारा लिखता रहता है। वह सभी पुराने कैरेक्टर नेम्स बदल देता है ताकि कोई सच्चाई ना पहचान सके। आखिरकार उसकी नई नॉवल पूरी हो जाती है लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि इस कहानी का नाम क्या रखा जाए। बहुत सोचने के बाद उसे एक ताकतवर लाइन याद आती है, अल्जीरियन सैंड्स ब्लैकेंड बाय ब्लड। इसी से उसे अपनी नॉवल का टाइटल मिलता है। वह अपनी नई नॉवल का नाम ब्लैक सैंड रख देता है। ये नाम सुनने में भी उतना ही डरावना और गहरा लगता था जितनी उसकी कहानी थी। अगले ही दिन मैथ्यू काम कर रहा होता है तभी अचानक पब्लिशर का फोन आता है। वे कहते हैं कि ब्लैक सैंड एक शानदार नॉवल है और वे उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही मैथ्यू खुशी से पागल हो जाता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आखिर पूरा हो चुका था। लेकिन मैथ्यू जानता था कि यह कहानी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं थी। इसीलिए वह लियोन की डायरी के सभी जरूरी हिस्से अच्छे से याद करने लगता है। वह चाहता था कि पब्लिशर के सामने कहानी समझाते समय कहीं भी गलती ना हो। इसीलिए वह हर छोटी बड़ी बात याद कर लेता है। सब कुछ याद करने के बाद मैथ्यू उस डायरी को जला देता है। अब वह पूरी दुनिया के सामने इस कहानी को अपनी ओरिजिनल राइटिंग बताने वाला था। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। कुछ समय बाद मैथ्यू पब्लिशर से मिलता है। पब्लिशर उसकी राइटिंग की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उसकी कहानी लोगों को बैटलफील्ड के अंदर पहुंचा देती है। उसी जगह मैथ्यू
मैथ्यू फिर से एलिस को देखता है। वह भी ब्लैक सैंड को पढ़ रही होती है और उसकी रिव्यू कर रही होती है। मैथ्यू अभी भी एलिस को पसंद करता था, इसलिए वह उसके पास जाकर बात करने लगता है, लेकिन एलिस उसे पहचान नहीं पाती। एलिस कहती है कि ब्लैक सैंड बहुत शानदार नॉवल है और उसने ऐसी कहानी की उम्मीद नहीं की थी। तभी एक बुक स्टोर ओनर मैथ्यू को बधाई देता है। तब एलिस को पता चलता है कि मैथ्यू ही ब्लैक सैंड का राइटर है। ये जानकर वह काफी प्रभावित हो जाती है। 3 साल बीत जाते हैं। अब मैथ्यू एक बहुत बड़ा और मशहूर राइटर बन चुका होता है। उसकी नॉवल पूरे देश में बेस्ट सेलर बन चुकी होती है। ब्लैक सैंड की वजह से मैथ्यू को बहुत पैसा और नाम मिल चुका होता है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब एलिस उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। एक दिन एलिस मैथ्यू को अपने अमीर पेरेंट्स से मिलाने ले जाती है। उनके नाम एलन और हेलन होते हैं और वे समुद्र किनारे एक बड़े लग्जरी मैंशन में रहते थे। वह मैंशन बहुत खूबसूरत था। वहाँ हर चीज बेहद महंगी और शानदार दिखाई देती थी, जिससे मैथ्यू थोड़ा असहज महसूस करता है। एलन गर्व से मैथ्यू को अपने रेयर फ्रेंच रॉयल वेपन्स का कलेक्शन दिखाता है। वहाँ कई पुरानी और कीमती बंदूकें रखी हुई थी। इसके बाद एलिस मैथ्यू को समुद्र किनारे घुमाने ले जाती है। वह उसे एक छोटा शेड भी दिखाती है, जहाँ वह बचपन में अपने पिता के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी। मैथ्यू एलिस के साथ बिताए हर पल का आनंद ले रहा होता है। तभी अचानक उसके पब्लिशर का फोन आ जाता है। पब्लिशर उसे याद दिलाता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। ब्लैक सैंड को आए 3 साल हो चुके थे, लेकिन मैथ्यू ने अब तक नई नॉवल जमा नहीं की थी। उसके फैंस नई कहानी का इंतजार कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे लगातार नई नॉवेल्स लिखनी जरूरी थी, लेकिन मैथ्यू एक भी नया पेज नहीं लिख पाया था। अपने कमरे में बैठा वह बहुत परेशान और गुस्से में था। असल में वह अंदर से जानता था कि उसके अंदर असली राइटिंग टैलेंट नहीं है। इसी वजह से वह नई कहानी लिख ही नहीं पा रहा था। अब हालत और खराब हो चुकी थी, क्योंकि पब्लिशर ने उसकी रॉयल्टी भी रोक दी थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लगातार नॉवेल्स देना जरूरी था। मैथ्यू जितना कोशिश करता उतना ही टूटता जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी को कैसे संभाले। कुछ समय बाद स्टैनिस्लॉस, जिसे सब स्टैन कहते थे, वहाँ आता है। वह एलन और हेलन का गॉडसन था। उसका व्यवहार थोड़ा घमंडी था और वह मैथ्यू से मिलने आता है। स्टैन और मैथ्यू साथ में ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन उसकी बातों और चेहरे से साफ पता चलता है कि वह एलिस को पसंद करता है और मैथ्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगले दिन भी मैथ्यू नई नॉवल लिखने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई अच्छी कहानी नहीं आती। तभी वह अपनी पुरानी रिजेक्टेड नॉवल समवन फ्रॉम बिहाइंड निकालता है और एलिस को पढ़ने के लिए दे देता है, लेकिन वह एलिस को यह नहीं बताता कि यह उसी की लिखी हुई कहानी है। वह झूठ बोलता है कि पब्लिशर ने रिव्यू के लिए उसे यह नॉवल भेजी है। मैथ्यू जानबूझकर एलिस से उसकी राय जानना चाहता था। वह देखना चाहता था कि लोग उसकी असली राइटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ देर बाद स्टैन वहाँ आता है और मैथ्यू से बातें करने लगता है। स्टैन अल्जीरिया के बारे में अपनी जानकारी दिखाने लगता है। वह बताता है कि उसका पिता भी वहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे उस जगह और वहाँ की लड़ाई के बारे में काफी कुछ पता था। स्टैन कहता है कि उसे हैरानी होती है कि मैथ्यू कभी अल्जीरिया नहीं गया, फिर भी उसने ब्लैक सैंड में इतनी असली फीलिंग कैसे लिख दी। लेकिन स्टैन बार बार मैथ्यू को परेशान करने वाली बातें करता रहता है। वह उसकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करता है। स्टैन यहाँ तक कह देता है कि एलिस बहुत ऊंचे स्तर का लड़का चाहती है। ये बात सुनकर मैथ्यू अंदर से असहज हो जाता है। उस शाम एलिस मैथ्यू को बताती है कि जो नॉवल उसने पढ़ने के लिए दी थी वह बहुत खराब है। वह कहती है कि कहानी इतनी बोरिंग थी कि वह उसे पूरा भी नहीं पढ़ पाई। उसे यकीन था कि कोई पब्लिशर ऐसी नॉवल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनकर मैथ्यू अंदर ही अंदर टूट जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि ब्लैक सैंड की सफलता उसकी अपनी नहीं थी। बहुत दिन गुजरते जाते हैं। एक सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान मैथ्यू को बैंक से फोन आता है। बैंक वाले बताते हैं कि उसका क्रेडिट कार्ड लिमिट से ऊपर जा चुका है और उसे तुरंत पेमेंट करनी होगी। मैथ्यू बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसका अकाउंट लगभग खाली हो चुका था। उसकी रॉयल्टी पहले ही बंद हो चुकी थी। वह नई नॉवल नहीं लिख पा रहा था और यही बात उसके डर और कमजोरी को और बढ़ा रही थी। परेशान होकर मैथ्यू खुद को चोट पहुंचाता है और फिर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ वह झूठ बोलता है कि उस पर कुछ लुटेरों ने हमला किया था। असल में वह नहीं चाहता था कि एलिस और उसका परिवार जान जाए कि वह अंदर से टूट चुका है और खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। उधर स्टैन को मैथ्यू पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि मैथ्यू कुछ बड़ा छुपा रहा है। घर लौटने के बाद भी पब्लिशर लगातार मैथ्यू को नई नॉवल के लिए परेशान करता रहता है, लेकिन मैथ्यू हर बार सिर्फ झूठे वादे करता है, क्योंकि उसने अभी तक एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा था। दूसरी तरफ एलिस के पिता एलन अपने होने वाले दामाद को लेकर परेशान दिखाई देते हैं। तभी वह मैथ्यू को एक लेटर देते हैं। जब मैथ्यू वो लेटर खोलता है तो उसके अंदर लियोन की एक फोटो होती है। वही लियोन जिसकी डायरी से उसने ब्लैक सैंड लिखी थी। ये फोटो देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि लियोन बहुत पहले मर चुका है। कुछ समय बाद मैथ्यू और एलिस एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहाँ फैन साइनिंग इवेंट चल रहा होता है। तभी अचानक एक आदमी मैथ्यू के पास आता है। वह खुद को लियोन का दोस्त बताता है। वह आदमी कहता है कि मैथ्यू ने एक मरे हुए आदमी की डायरी का गलत इस्तेमाल किया है। उस आदमी का नाम आर्नो होता है। वह मैथ्यू से 500 मिलियन मांगता है और धमकी देता है कि
अगर पैसे नहीं मिले तो वह सबको सच बता देगा। अर्नो कहता है कि वह पूरी दुनिया को बता देगा कि ब्लैक सैंड मैथ्यू की ओरिजिनल कहानी नहीं थी। ये सुनते ही मैथ्यू बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी और नाम एक झूठ पर टिका हुआ था। अगर आपको भी कहानी में मैथ्यू की हालत देखकर तनाव महसूस हो रहा है तो अभी लाइक कर दो। ऐसी ही जबरदस्त और सस्पेंस भरी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। अगले दिन आर्नो फिर मैथ्यू को फोन करता है और पैसे मांगता है। मैथ्यू उससे थोड़ा समय मांगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तभी आर्नो बताता है कि उसे पता है एलिस और उसका परिवार इस समय यार्ड में घूम रहे हैं। इसका मतलब वह उनके घर पर नजर रख रहा था। अब मैथ्यू पूरी तरह फंस चुका था। मजबूरी में वह आर्नो से वादा करता है कि वह उसे एलन के कलेक्शन की एक बहुत महंगी पिस्टल देगा। मैथ्यू को बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके पीछे स्टैन खड़ा होकर उसकी पूरी बात सुन चुका है। उसने पिस्टल वाली सारी बातचीत सुन ली थी। उस रात मैथ्यू चुपके से एलन के कलेक्शन वाली पिस्टल चुराने निकलता है। वह एलन का गोल्फ ग्लव पहन लेता है ताकि फिंगरप्रिंट्स ना रहें। फिर वह एक खिड़की तोड़ देता है ताकि सबको लगे कि घर में चोरी हुई है। इसके बाद वह पिस्टल लेकर अपने कमरे में छुपा देता है। अगली सुबह पुलिस एलन के घर पहुंचती है और चोरी की जांच करती है। मैथ्यू और एलिस घर में अलार्म सिस्टम लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टैन का शक और बढ़ चुका था। वह मैथ्यू की पिछली बातें याद करता रहता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ समय बाद एलिस और उसके पिता समुद्र किनारे टहलने चले जाते हैं। मैथ्यू उनके साथ नहीं जाता और घर पर ही रुक जाता है। इसी दौरान स्टैन चुपके से मैथ्यू के कमरे में घुस जाता है। वह वहाँ सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे एक वुडन बुक बॉक्स दिखाई देता है। वह उसे खोलता है और अंदर छुपाई गई पिस्टल देख लेता है। उसी समय मैथ्यू कमरे में आ जाता है और स्टैन को पिस्टल पकड़े देख लेता है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। स्टैन तुरंत मैथ्यू पर हमला कर देता है। वह गुस्से में कहता है कि मैथ्यू कभी भी एलिस को नहीं पा सकेगा। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। मैथ्यू खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैन लगातार उस पर हमला करता रहता है। घबराकर मैथ्यू पिस्टल से स्टैन के सिर पर वार कर देता है। ये वार बहुत जोर से लगता है। कुछ ही पलों में स्टैन जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर मैथ्यू के हाथ कांपने लगते हैं। मैथ्यू का उसे मारने का इरादा नहीं था। वह सिर्फ खुद को बचाना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका था। तभी दूर से एलिस की आवाज सुनाई देती है। मैथ्यू तुरंत डर जाता है और जल्दी जल्दी स्टैन की बॉडी को क्लोजेट में छुपा देता है। वह स्टैन का सामान भी उसी क्लोजेट में रख देता है ताकि किसी को कुछ पता न चले। फिर वह खुद को साफ करने लगता है। तभी उसे अपने गले पर स्टैन के नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं। वह तुरंत कॉलर वाली शर्ट पहनकर उन्हें छुपा लेता है। कुछ देर बाद एलिस और इलेन कमरे में आते हैं। वे पूछते हैं कि स्टैन अचानक बिना कुछ बोले कहाँ चला गया। एलिस उसे फोन करने लगती है। ये देखकर मैथ्यू के पसीने छूट जाते हैं। मैथ्यू जल्दी से स्टैन का फोन बंद कर देता है और एलिस को मैसेज भेजता है कि स्टैन किसी जरूरी काम से चला गया है। उस शाम सभी लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक छत से कुछ बूंदें डाइनिंग टेबल पर गिरने लगती हैं। मैथ्यू डर जाता है और उसे लगता है कि यह स्टैन का खून है जो ऊपर से रिस रहा है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि वह सिर्फ उसका डर था। असल में वह खून उसकी अपनी नोज ब्लीड का था। एलिस उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू गुस्से में वहाँ से उठ जाता है और तुरंत क्लोजेट चेक करने भागता है। वह क्लोजेट खोलता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि वहाँ कहीं भी खून नहीं फैला होता। थोड़ी देर बाद एलिस अपने डॉग के साथ मैथ्यू के कमरे में आती है, लेकिन डॉग अचानक क्लोजेट के सामने जोर जोर से भौंकने लगता है। यह देखकर मैथ्यू और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह गुस्से में एलिस से तुरंत कमरे से जाने को कह देता है। उस रात जब सब लोग सो जाते हैं तब मैथ्यू चुपके से अपने इन लॉज के शेड में जाता है और वहाँ से कुछ टूल्स उठाता है। फिर वह स्टैन की बॉडी को एक मैट में लपेट देता है। उसका शरीर पतला था, लेकिन फिर भी वह पूरी ताकत लगाकर बॉडी को नीचे गिराता है। इसके बाद वह बॉडी को घसीटते हुए समुद्र किनारे ले जाता है। उसका इरादा बॉडी को हमेशा के लिए पानी में डुबाने का था। मैथ्यू कुछ भारी मेटल वेट्स ढूंढता है ताकि बॉडी समुद्र में नीचे डूब जाए और कभी ऊपर ना आए। आखिरकार वह अपनी खतरनाक योजना पूरी कर देता है और बॉडी को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन वापस लौटते समय अचानक उसकी बोट का इंजन बंद हो जाता है। यह देखकर मैथ्यू फिर डर जाता है। तभी पानी में मरीन पुलिस की पेट्रोल बोट दिखाई देती है। मैथ्यू घबरा जाता है और तुरंत समुद्र में कूद जाता है। वह खुद को छुपाने के लिए पानी के अंदर तैरने लगता है और पूरी ताकत से किनारे की तरफ बढ़ता है। सुबह होने वाली थी। मैथ्यू जल्दी जल्दी घर वापस लौटता है ताकि किसी को शक न हो कि वह रात भर बाहर था। वह चुपचाप वापस बेड पर लेट जाता है, लेकिन एलिस पहले से जाग रही होती है और सोच रही होती है कि मैथ्यू पूरी रात कहाँ था। अगली दोपहर मैथ्यू उठता है और एलिस को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह समुद्र किनारे गई होगी। वह बाहर जाता है और देखता है कि एलिस बीच पर बैठकर एक नॉवल पढ़ रही है। माहौल बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। तभी मैथ्यू को अचानक ऐसा लगता है जैसे पानी के पास चट्टानों के बीच कोई लिपटी हुई बॉडी तैर रही हो, लेकिन अगले ही पल वह समझ आता है कि यह सिर्फ उसका डर और वहम था। असल में वहाँ कुछ भी नहीं था। इसके बाद मैथ्यू नहाकर जल्दी से वह चोरी की हुई पिस्टल आर्नो को देने चला जाता है। आर्नो उस पुरानी पिस्टल को देखकर बहुत खुश हो जाता है
क्योंकि वह काफी कीमती एंटीक वेपन थी। फिर आर्नो एक बड़ा सच बताता है। वह कहता है कि वह लियोन का बेटा है। वह यह भी बताता है कि जब लियोन जिंदा था तब वह कभी अपने पिता से मिलने नहीं आया, लेकिन अब डायरी फेमस हो चुकी थी, इसलिए वह फायदा उठाना चाहता था। असल में आर्नो सिर्फ मैथ्यू से पैसे ऐंठना चाहता था और इसी वजह से वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। घर वापस लौटते ही मैथ्यू को एलिस का बदला हुआ व्यवहार दिखाई देता है। वह उससे काफी नाराज लग रही होती है। एलिस मैथ्यू पर चीटिंग करने का आरोप लगाती है। वह पूछती है कि पिछली रात वह कहाँ था। मैथ्यू बार बार इनकार करता है, लेकिन एलिस उसके फोन पर आए कई कॉल्स दिखाती है। एलिस को लगता है कि वह कॉल्स किसी दूसरी लड़की की थीं, जबकि असल में वे सभी आर्नो के फोन थे। मैथ्यू परेशान होकर एलिस को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एलिस ही उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है। वह बताता है कि पहली बार एलिस को देखते ही वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन उस समय वह सिर्फ एक गरीब मजदूर था। फिर ब्लैक सैंड की सफलता ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसी की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आए। आखिरकार मैथ्यू सच बोल देता है। वह मान लेता है कि वह कोई महान राइटर नहीं है और ब्लैक सैंड पूरी तरह उसकी अपनी कहानी नहीं थी। वह डरते हुए कहता है कि उसे हमेशा यही डर था कि अगर एलिस को सच पता चला तो वह उसे छोड़ देगी। लेकिन मैथ्यू हैरान रह जाता है क्योंकि एलिस उसे छोड़ने की बजाय उसका साथ देती है। एलिस कहती है कि वह मैथ्यू से प्यार करती है, चाहे वह बड़ा राइटर हो या नहीं ना हो। उसके लिए उनका प्यार सबसे ज्यादा जरूरी था। यह सुनकर मैथ्यू की आंखें भर आती हैं। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पूरा दिन साथ बिताते हैं। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को एक नई कहानी लिखने का आइडिया आता है। इस बार वह अपनी खुद की जिंदगी पर नॉवेल लिखना चाहता था। उसकी कहानी एक साधारण लड़के की थी जो एक अमीर लड़की से प्यार कर बैठता है और फिर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपनी परेशानियां, डर, झूठ और मर्डर तक की सारी बातें उस कहानी में लिखने लगता है। हालांकि वह सभी कैरेक्टर नेम्स बदल देता है ताकि एलिस और बाकी लोग सच ना समझ सकें। मैथ्यू अब खुद को साबित करना चाहता था। वह दिखाना चाहता था कि वह अपनी मेहनत से भी अच्छी नॉवेल लिख सकता है। एलिस लगातार उसका हौसला बढ़ाती रहती है और उसे कभी हार ना मानने के लिए कहती है। आखिरकार वह नई नॉवेल पूरी कर लेता है। वह उसका नाम फॉल्स प्रिटेंसेस रखता है। मैथ्यू पूरे भरोसे के साथ अपना नाम उस नॉवेल पर लिखता है। उसे लगता है कि अब वह सच में राइटर बन सकता है। लेकिन जब वह एलिस को ढूंढने बीच पर पहुंचता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि पुलिस ने समुद्र से स्टैन की बॉडी ढूंढ निकाली है। ये देखकर मैथ्यू फिर डर से कांपने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। कुछ समय बाद पुलिस घर पहुंचती है और सबको बताती है कि स्टैन के नाखूनों के अंदर किसी की स्किन मिली है। इसका मतलब साफ था कि मरने से पहले स्टैन ने अपने अटैकर को खरोंचा था। पुलिस घर के सभी लोगों और स्टैन को जानने वाले लोगों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती थी। ये टेस्ट रविवार को पेरिस में होने वाला था। ये सुनते ही मैथ्यू की हालत खराब हो जाती है। उसी समय आर्नो फिर उसे फोन करता है और ज्यादा पैसे मांगने लगता है। अब मैथ्यू पूरी तरह टूट चुका था। अगर वह डीएनए टेस्ट देता तो तुरंत पकड़ा जाता और मृत्यु के अपराध में जेल चला जाता। वह लगातार सोचने लगता है कि इस मुश्किल से कैसे निकले और खुद को कैसे बचाए। अगले दिन एलिस और उसके पेरेंट्स पेरिस जाने के लिए निकल जाते हैं। वे स्टैन के फ्यूनरल में शामिल होने वाले थे। मैथ्यू उनके साथ नहीं जाता। वह झूठ बोलता है कि उसे पब्लिशर के साथ मीटिंग करनी है। जाने से पहले मैथ्यू अपनी नई नॉवेल फॉल्स प्रिटेंसेस एलिस को दे देता है और उससे पढ़ने के लिए कहता है। वह एलिस से वादा करता है कि रविवार को डीएनए टेस्ट के लिए वह पेरिस पहुंच जाएगा। इसके बाद मैथ्यू आर्नो से मिलने जाता है जो लगातार उससे पैसे मांग रहा था। मैथ्यू अब आर्नो से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह सीक्रेटली सीट बेल्ट में कॉइन फंसा देता है ताकि वह सही से काम ना करे। दूसरी तरफ आर्नो खुद को बहुत चालाक समझ रहा था। वह मैथ्यू को धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह एलिस और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। आर्नो यहाँ तक कहता है कि वह खुद जाकर उनके घर से एंटीक सामान चुरा लेगा। यह सब सुनकर मैथ्यू अंदर से पूरी तरह डर महसूस करने लगता है। अचानक मैथ्यू तेजी से कार को मोड़कर चट्टानों की तरफ भिड़ा देता है। जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। मैथ्यू किसी तरह बच जाता है, लेकिन आर्नो की मौत हो जाती है क्योंकि उसकी सीट बेल्ट काम नहीं करती। इसके बाद मैथ्यू के दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह आर्नो की बॉडी को ड्राइवर सीट पर बैठा देता है। फिर वह अपनी वॉच, वॉलेट और फोन आर्नो के पास रख देता है ताकि सबको लगे कि एक्सीडेंट में मैथ्यू की मौत हुई है। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अब पूरी दुनिया उसे मरा हुआ समझेगी और वह कभी एलिस के साथ नहीं रह पाएगा। अपनी योजना को पूरा दिखाने के लिए मैथ्यू कार और बॉडी पर गैसोलीन डालकर आग लगा देता है। इसके बाद मैथ्यू वहाँ से गायब हो जाता है और पूरी दुनिया मान लेती है कि वह एक्सीडेंट में मर चुका है। 2 दिन बाद मैथ्यू एक होटल में बैठकर न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जाता है कि ब्लैक सैंड का फेमस ऑथर मैथ्यू कार एक्सीडेंट में मर गया। 2 साल बीत जाते हैं। अब मैथ्यू फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुका होता है। वह दोबारा जंक हॉलर का काम करने लगता है। अब उसने यह मान लिया था कि वह कोई महान राइटर नहीं है और शायद यही उसकी असली किस्मत थी। उसके लिए एक साधारण इंसान बनकर जीना ज्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि वह फेमस होकर जेल में सड़ता। हालांकि उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब शांत थी। उसे हर समय झूठ बोलकर डर में नहीं जीना पड़ता था। एक दिन तेज बारिश होने लगती है और पूरा
शहर भीग जाता है। मैथ्यू काम खत्म करके घर लौट रहा होता है। रास्ते में वह एक बुक स्टोर के पास से गुजरता है। तभी उसकी नजर वहाँ लगे एक बड़े पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर में उसकी अपनी फोटो लगी होती है। ये देखकर मैथ्यू पूरी तरह रुक जाता है। वह देखता है कि उसकी नॉवल फॉल्स प्रिटेंसेस अब पब्लिश हो चुकी थी और पूरे यूरोप में बेस्ट सेलर बन गई थी। असल में एलिस ने उसकी दी हुई नॉवल पब्लिशर को दे दी थी और लोगों को वह कहानी बहुत पसंद आई थी। लेकिन मैथ्यू के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वह बुक स्टोर के अंदर एलिस को देखता है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। मैथ्यू तुरंत समझ जाता है कि वह बच्चा उसका अपना बेटा है। यह देखकर मैथ्यू की आंखें भर आती हैं। वह अपने ही बेटे को गले तक नहीं लगा सकता था क्योंकि पूरी दुनिया उसे मरा हुआ मानती थी। वह दूर खड़ा होकर सिर्फ एलिस और अपने बच्चे को देखता रहता है। तभी अचानक एलिस की नजर बुक स्टोर के दरवाजे की तरफ जाती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना और भी वीडियोस के लिए।